बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की जो है वो कोशिशें तो अपनी जगह सियासत खेली जा रही है, लेकिन अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। गो के हुकूमत को आए हुए सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं, लेकिन फिर भी अवाम जो है वो रिलीफ के लिए का इंतज़ार कर रही हैं। रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगते थे और अवाम को रिलीफ देने की बातें की जाती थी, लेकिन अभी तक जो है वो कोई इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर एक अहम डेवलपमेंट हुई है। आज एहतसाब कोर्ट के जज ने बानी तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ उनकी दरख्वास्त पर, फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उनका ऑर्डर है कि कोर्ट का डेकोरम जो है उसका ख्याल किया जाए और कोर्ट के अंदर बैठ के रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज किया जाए। ये बड़ा अहम ऑर्डर है। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने पुलिस की वर्दी पहनी, पुलिस यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने ख़वातीन पुलिस का जो है वो आज पासिंग आउट परेड थी, उनकी तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने आज पुलिस की वर्दी पहनी, जिसे आज बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर आज बड़ी बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है और इसकी आवाज़ आज कौमी असम्बली के इमाम में भी गूंजी है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा है कि वर्दी पे भी उन्होंने तनकीद की है और तीर के नश्तर बरसाए हैं हुकूमत पर भी और बाकी लोगों पर भी। इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में सीनियर तजज़ियाकार PJ मीर साहब, उनसे बात करेंगे। फिर माजिद निज़ामी साहब सीनियर तजज़ियाकार, उनसे बात करेंगे। सना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ सर PJ मीर साहब आपकी तरफ। सर बताइएगा, एक तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, इसके होते हुए जैसे कल से एक फिर तहरीक इंसाफ की नई तहरीक शुरू होने जा रही है जुम्मा के दिन, और ये कहा जा रहा है कि ये मुल्क भर में जलसे होंगे, जुलूस होंगे, और आपके इल्म में है कि सानिया 9 मई में भी सिर्फ जो है वो एक साल मुकम्मल होने को है, सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, सियासत जो है वो लड़ाई होती रहेगी, तो अवाम का सर कौन सोचेगा? जब हम कहते हैं ना कि सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो यहाँ तो आप कह लें कि जो हमारी सियासत है वो 1122 पे जिंदा है, क्योंकि हम सारी पॉलिटिकल फेलियर्स, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स हम उस पर बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान। अब बात यह है, तकलीफ कम है, तकलीफ ज्यादा है। और ये कौन तकलीफ दे रहा है? क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर तो प्लानिंग होती तो हम कहते कि भाई चलो अच्छा करें, व्हाई नॉट। फिर आप देखो, अभी आपने एक जज का कहा है, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं उस जज से कि बिल्कुल किसी को इस तरह की ये कोर्ट के बाद नहीं करना चाहिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन जज साहब, ये जो पहले लोग आके यहाँ दबा के और दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए, तो आप उनको नहीं कहेंगे? क्या आपको एक आदमी मिला है, क्या आपने उसको कहना है? देखो, जब आप जजमेंट देते हो ना, कोई भी याद रखो, ये जजमेंट पूरी दुनिया से आपको सुनती है, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखती है, आपके जजमेंट्स को देखती है, आपके इदारे को देखती है, और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान को देखते हैं कि हम करते क्या है। एक आदमी को टारगेट कर दिया, आपने कितनी दफा नवाज शरीफ को किया पहले टारगेट? मैं हमेशा बार बार कहता हूं, आपने जरदारी को किया, बेनजीर को किया, आज आपके पास इमरान खान का सीजन है, आप उसको टारगेट कर रहे हो। यार कुछ तो शर्म करो यार। आपने इन सियासतदानों को फिर आप बदनाम कर देते हो कि ये नहीं करते। भाई अगर आप ये करोगे इसका रिएक्शन होगा, ये दुनिया के अंदर होगा। सर मुझे ये बताइएगा सर कि एक जो है वो केस चल रहा है कोर्ट में, समाअत हो रही है, एक शख्स कैदी है, उसे सजा याफ्ता शख्स है, और वो बयान देता है आर्मी चीफ के खिलाफ, वो बयान देता है हुकूमत के खिलाफ, वो बयान देते हैं रियासती इदारों को, कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये कहाँ तक वतीरा दुरुस्त है सर कि ना कोर्ट डेकोरम का ख्याल है, ना जज साहब के होते हुए ये बयान आते हैं? सर बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और नंबर 1, आर्मी चीफ को, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आर्मी चीफ को क्यों उसके पीछे पड़े हो? जी लेट द चीफ डू हिज ओन जॉब। जब आप आर्मी चीफ कोई भी हो, पोजीशन ऑफ द आर्मी चीफ, ये बड़ी सीक्रेट और सैंक्टिटी होती है इस पोजीशन की। वो पूरी आर्मी को कमांड करते हैं। तो आप जब एक चीफ को इस तरह, कोई भी हो, वेदर इट इज इमरान, नवाज और कोई भी हो सर, कोई भी हो, ये क्या हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, ये सब ने किया। आप एक जवान का मोराल नीचे करते हो। याद रखना, जवान का मोराल जब आप नीचे करते हो, वो कहते हैं मेरे चीफ के साथ ये क्या कर रहे हैं लोग। सो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
आप चीफ को बिल्कुल बाहर रखो, इट हैज नथिंग टू डू विद हिम। हाँ, आपके गिले हैं, कोर्ट्स में आप अपने आप को एड्रेस करो, लेकिन बाहर आके वो रोना धोना, भाई बाहर आके रोने धोने से कुछ नहीं है। या तो आप जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं जी ये मैं करूंगा, वो करूंगा, फलाना होगा, और जज इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है सर। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये बैन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। माजिद साहब मुझे बताइएगा सर, आप माजिद निजामी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। कल से तहरीक शुरू हो रही है सर, तहरीक इंसाफ की। पहले एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू हुई, अब कल से जो है वो एक नई तहरीक जो है वो शुरू हो रही है, और फिर फॉर्म 45 47 से आके अब जो है वो बात ज़िमनी इलेक्शन पे आ गई है। तो क्या समझते हैं कि ये तहरीक भी कोई रंग लाएगी? गो के बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल के अंदर हैं और यहाँ पर तहरीकें शुरू हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने कारकुनान को मुतहर्रिक रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दिन या उससे पहले जो मोमेंटम बना हुआ था उसे कंटिन्यू रखा जाए, ताकि हुकूमत वक्त दबाव में रहे। जी। और इसी दबाव की बुनियाद पर वो अपने लिए कुछ ना कुछ आसानियां हासिल करना चाहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 2018 में और 2019 में मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए लॉन्ग मार्चेस किए, जलसे किए, और इस्लामाबाद भी आए वो। इसी तरह मुझे लगता है कि अभी तहरीक इंसाफ जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, उसका मोमेंटम कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। उसके ये तहरीक इंसाफ 9 मई के दिन को देख चुकी है, और उसके बाद से होने वाले सियासी हालात के बाद तहरीक इंसाफ की अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उस लेवल की बड़ी तशद्दुद एहतजाजी तहरीक चलाए। मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तकारीर में, जलसे जुलूसों में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मोमेंटम के साथ तहरीक आगे नहीं बढ़ेगी कि जिससे हुकूमत वक्त को कोई खतरा पैदा हो। तो ज़िमनी इलेक्शन, निजामी साहब, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नून लीग ने जीत लिया, या इसकी वजह यह है कि वो बरसे इक़्तिदार हैं, या उनका वोटर निकला है, या तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो बैठ गया अंदर? जी, ज़िमनी इलेक्शंस को स्टडी करने के लिए एक से ज़ायद फैक्टर हमेशा से इन्वॉल्व होते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में अब जो चीज तब्दील हुई है वो ये है कि इसमें नेशनल पॉलिटिक्स का अमल दखल थोड़ा बढ़ गया है। तो बाई इलेक्शंस के जब हम देखते हैं तो कुछ हलकों के अंदर जरूर धांधली की शिकायत हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसे लगता है कि 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर मायूसी का शिकार था, जिसकी वजह से हुकूमत को ज्यादा मुजाहमत का या ज्यादा मैनेजमेंट का सामना नहीं करना पड़ा और चीजें मैनेज हो गई हैं। सो इसलिए ज़िमनी इलेक्शंस की बुनियाद पे ये कहना कि तहरीक इंसाफ की हमायत में कमी है या तहरीक इंसाफ की मुखालफत में मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है, ठीक है, मैं इसे इत्तफाक इसलिए नहीं रखता कि ज़िमनी इलेक्शंस का एक बहुत छोटा लिटमस टेस्ट होता है। ठीक है। सना मुझे बताइएगा कि मुल्क में जो है वो एक तासर दिया जा रहा है कि जो कैदी नंबर 804 है उससे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और पैगामात जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि कोई ऐसी कोई सूरत पैदा हो सकती है कि जैसे राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी मुज़ाकरात होंगे तो शायद वो बाहर आ जाएं, और ये हालांकि इतने केसेस भी चल रहे हैं और इतने केसेस में सज़ा भी हो चुकी है, तो ये पॉसिबल है कि कोई डायलॉग हो, मुज़ाकरात हों तो वो अनन फरन बाहर आ जाएं? बहुत शुक्रिया अभी आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स दे कौन रहा है। राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ उनके साथ हो रहा है उससे भी थोड़े से खाइफ नजर आते हैं। तो ऐसा मौका उनको मिल रहा है कि वो अपनी जाती राय अब जो कि पार्टी पॉलिसी से मुख्तलिफ है वो शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी जो गुफ्तगू हो रही है वो उसके ऊपर से भी पर्दा उठा रहे हैं। और ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, पिछले 1 महीने में 3 से ज्यादा स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से दे चुके हैं। एक तरफ वो कभी मोहसिन नकवी साहब का हवाला देकर ये कहते हैं कि जी शुक्र करें कि उन्होंने वजारत उज़्मा नहीं मांगी, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर उनके साथ बात भी हो सकती है। और मेरा ख्याल है उनका आज का एक दिया हुआ इंटरव्यू जो आज पब्लिश हुआ है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप हुकूमत के हलकों में बात करें तो बात वही है
जो कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। इस हुकूमत ने डिलीवर करना है, डिलीवर करने के लिए इनके पास सिर्फ 5 साल है, जिसमें प्रैक्टिकली इनके पास सिर्फ शुरू के 2-3 साल हैं। अगर 2-3 साल में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके ऊपर से हाथ उठा लेगी और 2-3 साल के बाद इस हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इनके पास डिलीवरेंस के लिए जो आइडियल टाइम है वो सिर्फ इस 5 साल का पहला हाफ है। अब लेकिन सना यहाँ पे एक छोटे से मुझे गाइड कीजिएगा कि एक तरफ तो पीपल पार्टी हुकूमत के साथ बैठी है और दूसरी तरफ पीपल पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम इदारों की निजकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर जब तक जो सियासी इत्तेहाद है उसके आपस में इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे तो फिर डिलीवर कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस इलेक्शन में देखें कि किस पार्टी की सबसे अच्छी पॉलिटिक्स रही, तो मेरा ख्याल है कि वो क्रेडिट और मेडल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहिए। वो एक तरफ हुकूमत के साथ भी खड़ी होती है, दूसरी तरफ वो अपोजिशन की जगह भी लेने की कोशिश करती है, तीसरी तरफ हर अहम तरीन ओहदे की जो खींचातानी थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। सदारती कुर्सी से लेके स्पीकरशिप, सेनेटशिप, मेरा ख्याल है सीएमशिप या फिर अगर आप गवर्नरशिप की बात करें, हाँ बिल्कुल हर ओहदे के लिए उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन जब मुश्किल फैसलों की बात आई थी तो मैं हमेशा कोट करती हूँ कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी जितने मुश्किल फैसले थे उसका सारा मलबा उन्होंने नून लीग पर डाला था। इस मर्तबा भी जितने मुश्किल फैसले होंगे, आपको याद होगा कि जब IMF के एग्रीमेंट की बात हो रही थी कुछ माह पहले, तो शाजिया मरी साहबा ने प्रेस टॉक करके कहा था कि जी हमें बताया जाए कि कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिसके ऊपर IMF के साथ निगोसिएशंस चल रही है, हमारी मालूमात में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या आप हुकूमत के साथ बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं पता कि हुकूमत किन बातों के ऊपर निगोशिएट कर रही है। तो आई थिंक सबसे अच्छा इस वक्त जो प्ले कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगेगा कि ये कश्ती डूब रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए चले जाएंगे। एक से ज्यादा मर्तबा PTI खुद ये कह चुकी है और पीपल्स पार्टी से भी ये बात कही गई है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता करने की कोशिश की हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी भी कोई 100% मोहब्बत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़ी, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वजारत उज़्मा की कुर्सी तक रसाई के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना था, जब उनको लगा कि वो रास्ता बंद हो चुका है तो उसके बाद इवेंचुअली उनको किसी ना किसी पार्टी के साथ खड़ा होना था, उसके लिए नून लीग को लिया गया। तो आई थिंक ये बड़ी क्लैरिटी मौजूद है। लेकिन हाँ ये जरूर है आपके सवाल का आखिरी हिस्सा कि ऐसा नहीं है कि बातचीत होगी तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। खान साहब को बाहर आने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनका एक बड़ा मसला यह है कि वो जो आज बात करते हैं कल उसके ऊपर कायम नहीं रहते, तो जब तक वो एश्योरेंसेस मौजूद नहीं होंगी आई थिंक उसके ऊपर डायलॉग नहीं हो सकेगा। चलें बात करते हैं, इस ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों फैलाई जा रही हैं कि कभी मुज़ाकरात की बातें, कभी सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें और कभी जो है वो माशी अदम इस्तेहकाम की बातें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। PJ मीर साहब बताइएगा सर कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कि कभी कराची में जैसे कि तजवीज़ आई कि आपको जो है वो डयाला के बासी से बात करनी चाहिए और फिर बात आती है जी कि तहरीक इंसाफ की जो है वो तहरीक चलेगी तो ये हो जाएगा और फिर ज़िमनी इंतखाबात की जो है वो बात होती है, मैंडेट की बात होती है। तो सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि फॉर्म 45 की बात हो या फॉर्म 47 की बात हो, ज़िमनी इलेक्शन की बात हो या 8 फरवरी का इलेक्शन हो, फैसला सर किसने करना है कि धांधली हुई थी नहीं हुई थी? अगर सियासी जमातों ने फैसला खुद करना है सड़कों पर तो फिर इदारों का सर क्या फ़ायदा? देखिए जी, ये सियासी जमातें जब आप कहते हैं इत्तेहाद और यूनिफाइड या यूनिटी, इनमें कोई यूनिटी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। अगर यूनिटी होती तो अगर आप ये जमहूरियत में बिलीव करते नंबर 1 तो आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सब खड़े हो जाते। ये कोई खड़ा हुआ था नून के साथ? कोई नहीं खड़ा हुआ। कोई खड़ा था पीपल्स पार्टी के साथ? कोई नहीं खड़ा हुआ। आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। ये सब मौका ढूंढते हैं कि जो नीचे जा रहा है उसको सारे मिलकर ट्रैम्पल कर दो। ये आपका सियासी एक मंजर है। बेसिकली हर बंदे को शौक है कि वो पार में आए और दूसरा पार में ना। यहाँ पार है कोalition गवर्नमेंट, नून ने बाहर आ गई थी, नून तो जस्ट के बाद, और आपने देखा कि नहीं चल सके। ऑपोजिशन में क्यों चले ये? इन्होंने PDM बनाई, हालांकि पीपल्स पार्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द PDM, इट वाज एन अलायंस बट दे वर नॉट मेंबर्स ऑफ द PDM। सो ये जो इन्होंने बनाया है, सारों ने इत्तेहाद जो किया था किसके लिए किया था? डेमोक्रेसी के? नो, इन्होंने किया था अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई मीन इट इज सो एविडेंट। जब ये निकल गए, PDM डिसबैंड हुई, PDM 2 आई, उसके अंदर आपस में इनकी फिर लड़ाइयां शुरू हो गई, उनके अपने नारे, उनके। So the bottom line is
कि आपने देखना है कि ये जो नेगोशिएशंस की आप बात करते हैं, ये फीलर्स थ्रो होते हैं, ये मार्केट को टेस्ट करते हैं, ये टेस्टर्स होते हैं कि रिएक्शन कहां से क्या आएगा, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, पार्टीज का क्या रद्द-ए-अमल है, मेंबर्स का क्या रद्द-ए-अमल है, ये सारी एक फीलर है। लेकिन द बॉटम लाइन इज कि जब तक आपने बैठ के पीटीआई के साथ बात नहीं करनी, ये मुल्क कभी भी, इसमें कभी सियासी इस्लाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप भी कह लो पॉपुलैरिटी कितनी है, दुनिया जानती है, आप झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलते, तो बेसिकली वी ऑल नो व्हाट द ट्रूथ इज। जी माजिद साहब, मुझे सर ये बताइएगा, माजिद साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? तो मुझे बताइएगा सर कि ये जो धड़ेबंदी हो रही है सर नून लीग में, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि एक तरफ तो राना सनाउल्लाह के बयान, जैसे सना मिर्ज़ा ने भी कहा, इशारा किया कि इस तरह के बयान जो है वो आ रहे हैं, और कभी मियां जवेद लतीफ़ के बयान आ रहा है, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान आ रहा है, तो कोई लोग खाइफ हैं पार्टी के अंदर, ये इख्तलाफात जो है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं, कोई शीन या नून का बयानिया की जंग लड़ रही है सर? मेरी राय में जब भी कोई जमात हुकूमत में आ जाती है तो उसके बाद उसके अंदर इस तरह की डिवीजन बड़ी नेचुरल और बड़ी फितरी होती है। उसकी वजह है कि जो लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते और वो हुकूमती बेंचेस पर नहीं होते, पार्लियामेंट का हिस्सा या कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, तो उन्होंने फिर अपनी सियासी जिंदगी को आगे लेकर चलना होता है। इस दफा मुनफरिद बात यह है कि चूंकि बड़े नाम हार चुके हैं और वो इस मौजूदा सेटअप से कहीं ना कहीं नाराज भी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में दो राय मौजूद थी। सना मुझे जो है वो यही सवाल आपसे कि पहले भी आपने इससे बात की कि जो बयानिया की जंग शुरू है मुस्लिम लीग नून के अंदर, हम कह सकते हैं कि ये कोई शीन और नून का बयानिया जो है उसे जो है वो किया जा रहा है, उसको डिफेंड किया जा रहा है और उसको फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब एक तरफ हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है एक तरफ हैं। जावेद, अगर इसको शीन नून मीम कर दें तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मेरा ख्याल है अब मेरा ख्याल ये है कि इसको हमें थोड़ा सा तब्दील कर देना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स और डायनामिक्स है बड़ी तब्दील हो गई हैं और कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर नून में भी खुलकर बात हो नहीं पा रही है। देखिए, ये भी एक कंट्रोवर्सी अपनी जगह मौजूद है, कुछ लोगों की राय ये, और अभी तक हम इसी के ऊपर डिबेट करें कि मियां साहब को आखिर लंदन से लाया क्यों गया था। कुछ लोग कहते हैं जी इलेक्शन के टेस्ट करने आए थे, कुछ लोगों की राय ये है और खुद नून के अंदर कि नहीं जी उनको तो सिर्फ लाया गया था, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी थी। अभी यही क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि आया उन्होंने वापस लंदन जाना है, अभी ये क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि आया चीन के निजी दौरे पर वो गए हैं तो क्यों गए हैं, अभी यही क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि उन्होंने पार्टी की सदारत संभालनी है या नहीं संभालनी है, अभी ये भी क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि आया मरियम नवाज साहिबा के साथ बैठकर वो सरकारी मीटिंग्स को हेड क्यों कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सी चीजों के ऊपर मियां साहब इस वक्त खामोश नजर आते हैं, जो मेरा ख्याल है उनको नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि जिमनी इलेक्शन में नून लीग ने कम बैक किया, लेकिन ये सब जानते हैं कि जिमनी इलेक्शन में जो हुकूमत वक्त होती है ज्यादातर वही जीतती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आया नून लीग की जो खामोशी है वो पुरस्कार है, अब उसमें पावर पॉलिटिक्स किस हद तक इन्वॉल्व है, ये आई थिंक हमें जिस किस्म के बयानात नून लीग के अंदर से आ रहे हैं उससे भी समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये जरूर वाज़ेह है कि मियां साहब बड़े डिसअपॉइंटेड है, जिस किस्म के 2 या 3 उन्होंने स्टेटमेंट दिए जब वो वोट डाल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा मैं आपको वोट दे रहा हूं लेकिन मैं बड़े दुखी दिल के साथ, बोझल दिल के साथ दे रहा हूं। जिस दिन इलेक्शन के लिए वोट पड़ा था, जो जनरल इलेक्शन था, उस दिन उन्होंने कहा कि खुदारा ये मत करे किसी एक जमात को मैंडेट दें, ये वो किससे मुखातिब होकर कह रहे थे। तो आई थिंक वो जो अवाम से उन्होंने कहा, मेरी अपनी अदना राय ये है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इदारों से कहा, क्योंकि सब जानते हैं कि इलेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में होते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं। उनको फर्स्ट हाफ में ही दिन के समझ आ गया था कि उनकी जमात के साथ होने क्या जा रहा है। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो उनको बहुत जरूरी है कि अगले इलेक्शन से पहले अपनी जमात को वापस खड़ा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब को आपने एक कॉर्नर दे दिया है एज अ प्राइम मिनिस्टर हेड करने के लिए, लेकिन अगर आपने अगले इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा को विफाक में लॉन्च करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ग्राउंड के ऊपर नून को वापस रिवाइव करें, और वो अभी उस पोजीशन में शायद नजर नहीं आएगी। जो बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस कर रही है मरियम साहिबा, मेरा अदना सवाल यह है कि क्या आपके वफाक या आपके सूबे में वो फाइनेंसेस मौजूद हैं। हमें अपने डेली बेसिस के उमूर चलाने के लिए कर्जा लेके मुल्क चलाना पड़ रहा है। तो आई थिंक बहुत इमीडिएट स्टेप्स हैं जिसको लेने की जरूरत है। और आई थिंक शहबाज शरीफ साहब, मैं लास्ट पॉइंट ऐड करूंगी कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए कोई और सीएम इस वक्त मेरी नजर में मौजूद है। मरियम साहिबा अभी आई है, तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम माजिद मुझे ये बताइएगा कि सियासी बहरान जो है ये अभी जो चल रहा है सियासी बहरान, इस पर बात की है पहले अमीर साहब ने भी और असना ने भी,
इसका हल क्या है सर? क्यों फिर दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब क्यों खामोश हैं और क्यों एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे? जी, मियाँ साहब की खामोशी की मुतल्लिक एक राय ये भी है कि वो कहते हैं कि वो मरकज से ज्यादा पंजाब में तवज्जो दें और अपनी बेटी के सियासी मुस्तकबिल को कामयाब बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करें, चूंकि वो पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पे उनका 30-40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। तो इसके साथ साथ मरीम नवाज शरीफ का भी ये पहला सियासी तजुर्बा है जिसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। पहले वो 2013 से 2017 तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो मौजूद रही थी, लेकिन वहां पर उनकी जिम्मेदारियां मुशावरत तक महदूद थी, इससे आगे बढ़कर उनके पास कोई प्रॉपर हुकूमती ओहदे नहीं थे। इसलिए उनकी फर्स्ट असाइनमेंट है, तो चूंकि मरकज में शहबाज शरीफ और उनकी टीम मौजूद है, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ यहाँ पर मुशावरत के जरिए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए ये चाहते हैं कि मरीम नवाज इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज शरीफ की कामयाबी की बुनियाद पर ही अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है कि मरकज में तो इस वक्त एक ऐसी हुकूमत मौजूद है कि जिसके अंदर कई सारे इत्तेहादी भी हैं, तो वहां पर इफ्स एंड बट्स की सूरत तो हाल सर जो ज्यादा है। इफ एंड बट्स, पहले माजिद साहब एक कहा जा रहा था ना कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए हैं मुल्क में, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इश्तिहार भी चले कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई सर, या पहले ही डिसाइड था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना? जी, ये तो कहानियां एक एक करके भी सामने आएंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, तो इसलिए अभी मुकम्मल कहानी उनकी जानिब से नहीं सुनाई जा रही। एक इरफान सिद्दीकी साहब का मकबा फिक्र है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ तय था। दूसरा राना सनाउल्लाह साहब की राय है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मामलात इलेक्शन की रात के बाद से बदले हैं। तो ये चूंकि अभी तक मुस्लिम लीग नून एक हुकूमती पार्टी है, तो इसमें इस तरह की आरा मौजूद रहेंगी। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर देखें तो ये पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ बचते बचाते हुए आगे निकले और परफॉर्मेंस और नैरेटिव के मैदान में कुछ अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो सर मुझे मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे सैफर केस पे भी, और जो आज ऑर्डर पास हुआ है एहतसाब कोर्ट के जज का, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे कि आया जो ट्रायल है उसके दौरान बयानात किस हद तक जायज़ हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो मुल्ज़मान हैं, जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनके बयानात जो है वो किस हद तक दुरुस्त हैं। कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग हियरिंग जो है बयानात दिए जाते हैं इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमतों के ख़िलाफ़, अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। सना, मैं आपसे आपकी तरफ आ रहा हूँ। आज एक बड़ा अहम आर्डर पास हुआ है, नैब कोर्ट के जज ने ये आर्डर दिया है कि हियरिंग के दौरान जो है कोर्ट के अंदर ना तो बुशर बीवी और ना तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है कोई ऐसा बयान दे सकते हैं जिससे रियासत में इश्तिआल फैले, या आर्मी चीफ या किसी भी रियासी इदारे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो नहीं दे सकते। कोर्ट डेकोरम का ख्याल किया जाए, ये बड़ा अहम आर्डर है, क्या कहेंगे आप इस पे? हो गया था हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी कि वो खान साहब को खामोश करवाते। आपको याद होगा कि माजी में जब अडियाला के अंदर भी हेयरिंग्स हो रही थी तो कई मरतबा ये कोशिश की गई थी, कभी सहाफियों को रोक दिया जाता था, कभी उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, कभी हेयरिंग में ये कोशिश की जाती थी कि खान साहब सहाफियों से बात ना करें। उसकी वजह ये थी कि खान साहब जाहिर सी बात है खबरें भी देख रहे होते हैं, उनको पता भी है क्या चल रहा है, उनको रोजाना की बुनियाद पर जब 6 वकला मिलने के लिए आते हैं तो उनको पता होता है कि पूरे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो आई थिंक वो उसके ऊपर बड़े खुलकर बात भी करते थे और उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए जिनसे बड़े मसाइल भी पैदा हुए। तो आई थिंक इनको ऑफिशियली इस चीज को एंडोर्स करना था कि खान साहब को लोगों से कट ऑफ किया जाए। अब ये सही है या गलत है मैं इसके ऊपर डिबेट में नहीं जाना चाहती, लेकिन लीगल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए कोशिश ये की गई है कि खान साहब को खामोश कराया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इस हवाले से कोई नया केस, कोई नया मुकदमा, कोई नई फाइल जो है उनके हवाले से तैयार हो जाएगी। क्योंकि आप अगर तबातुर से देखें तो हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 स्टेटमेंट्स उनके आते थे जिसमें वो बड़े प्रोज होके, बड़े क्लियर होके, बड़े इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करते थे। कभी वो कहते थे मैं चोर डाकुओं से बात नहीं करूंगा, कभी वो कहते थे कि पाकिस्तान के मफाद के लिए मैं सबसे बात करने को तैयार हूं, कभी वो जनरल फैज की बात करते थे, कभी जनरल बाजवा की बात करते थे, कभी वो अमेरिका का हवाला देते थे और कभी वजीर आजम का, कभी फॉर्म 47 का। तो आई थिंक कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर खान साहब ने बात ना की हो। तो इसलिए बहालत मजबूरी सही, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट से आपको ये तो कानून की बात है अपना सना, ये तो कानून की बात है कि
और वैसे भी डकरम का भी एक मामला है, जैसे पीजे मीर साहब ने वही पहले कहा था कि एक मुजरिम है, कर रहा है, हाँ, और वो बयान दे रहा है बैठ के, जो केसेस फेस कर रहा है वो इतना खुलेआम जिस तरीके से इंटरेक्ट करता था, वो जो बातें करते थे सहाफी उसको आके हेडलाइंस बना देते थे। तो आई थिंक ये एक मसला दरपेश था इस वक्त हुकूमत को भी, इदारों को भी। तो आई थिंक उसकी उस सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही है। पीजे साहब, आपने पहले भी इस पर बात की और वाकई ये एक बड़ा अहम नुक्ता है सर, बड़ा अहम सवाल है कि चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे कोई और हो, कोई भी जो है जो एक कोर्ट के अंदर मुलज़म है कि हैसियत से बैठा हुआ शख्स है या सजा याफ्ता शख्स है, वो कैसे जो है वो कोर्ट के अंदर जज के होते हुए जो है वो ऐसे बयान दे के जिससे मुल्क में एक इश्तियाल फैले या अपने कारकुनों को मैसेज दे कि अब आपने ये करना है, आपने ये करना है। ये नहीं कर सकते आप। देखो बाहर की भी जो इस तरह के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो एक जो रिपोर्टर्स होते हैं वो एक वन वर्ड वन लाइनर इस तरह के वो कमेंट्स ले लेते हैं, दैट्स इट। और ये सना सही कह रही है, उसके बाद फिर उसके वो हेडलाइन बना देते हैं। कई दफा आप डिस्टॉर्ट भी कर देते हैं, कई दफा मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अ कन्विक्टेड पर्सन इज नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये कहीं नहीं होता, ऐसे ही ये एंड मोर सो। देखो हमारी आप रेयर कह लो, रेयर है एंड इन सर्टेन वेज इट्स यूनिक एज वेल कि जहां भी मलबा गिराना होता है, कभी हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे डाल देते हैं, कभी हम जजेस पे डाल देते हैं, और अगर वो नहीं मिलते तो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा एक मोडस ऑपरेंडी है। इसको आप बाहर रखो, आपस में जो मर्जी करो। देखो जावेद, मैं आपको बताता हूँ, आपने लड़ाई लड़नी है, अवाम के आगे आप नहीं लड़ सकते। अवाम को आप जो मैसेज जो भी मिलेगा वो थ्रू द कोर्ट मिलेगा। आपकी बहस, आपका जो दलाइल है वो कोर्ट्स में होंगे एंड कोर्ट्स जो जजमेंट देंगे, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, वो आप लेके इनकी जो पार्टी मेंबर्स है, किसी पार्टी का भी हो, वो जाके इस पे आप बात करें। नाउ क्वेश्चन इज कि इमीडिएटली जब आप बाहर आके करते हो, और मैंने पहले भी इस पे बड़ी बात की हुई है कि नहीं होता चाहिए, नो मैटर हु इट इज। और लेकिन इस जज को चाहिए कि जब आप ऐसी एक ऑर्डर देते हैं, आपको चाहिए कि आप कहें इंस्टेड ऑफ आप टारगेटिंग पीटीआई, आप कहें कि जी इन फ्यूचर और पेंडिंग केसेस के अंदर कोई भी हमारे कोर्ट्स में आएगा वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑब्जर्वेशन, रादर एक पार्टी को कह के उसका नाम लेके आपने फिर अपने आप को आप कह लो क्या इस तरह मलाइन कर दिया है कि नहीं जी आप तो उनके खिलाफ हो। परसेप्शन तो आ गया ना, ठीक है, लेकिन बात तो सही है, परसेप्शन आ गया है। सो इस परसेप्शन को आप ऑन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट अगर आप एक जजमेंट दे देते या एक ऑर्डर दे देते, आई थिंक दैट वुड हैव बीन मच बेटर। माजिद साहब, बिल्कुल ठीक है आपने पीजे साहब। माजिद साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा है, हुकूमती वज़रा पे। अभी जो है वो उमर अयूब साहब भी स्पीच उन्होंने की कि हुकूमती वज़रा अगर नहीं आते ईवान में तो फिर हुकूमत घर चली जाए। जो ईवान के अंदर का माहौल है माजिद साहब, जो जिस किस्म का एहतजाज किया जाता है, जिस किस्म का जो है वो कभी स्पीकर डाइस का घेराव किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट कानून साजी हो रही होती है या कानून अवाम की बात हो रही होती है, वो भी नहीं सुनी जाती। तो मैंडेट तो माजिद भाई मिलता है, अवाम मैंडेट देती है किसी भी पार्टी को अपने मसाइल हल करने के लिए। जो तर्ज सियासत अभी शुरू है, इससे पहले भी होता रहा है, इस पर क्या कहेंगे कि पार्लियामान तो मिल बैठ के बात करने का इदारा है सर? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस राय से मुत्तफिक हूँ कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी में इजाफा करने की बजाय उसके वक़ार की जानिब एक कदम बढ़ाना चाहिए और सियासी जमातों को पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी और डिबेट्स को बेहतर करना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये तारीख का हिस्सा बनती हैं और उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को कार्रवाई को मंजर आम पे लाके पब्लिश किया जाता है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को चाहिए, प्रॉब्लम यही होता है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं, उनका असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट और होता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आती हैं तो उनका कंडक्ट तब्दील हो जाता है। यही वो एक कंट्रडिक्शन है जिसका सामना सियासी जमातों को है और उनको अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और कुछ चीजें तय कर लेनी चाहिए। अवाम के अंदर की जो कार्रवाई है उसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिसके ऊपर सारी जमातें अमल करेंगी। एक पार्लियामानी कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि जो डे टू डे बिजनेस के हवाले से इजलास से पहले ही तमाम जमातों को एतमाद मिले ताकि इस तरह की बदमज़गी ना देखने में आए। हमने 2013 से 2008 से आगे
जितना भी सियासी माहौल बदला है उसमें यही देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर तुंगतेज तकरीरें तो होती थी, लेकिन उसके बाद जलाओ घिराव की नौबत आ गई। उसके बाद एक दूसरे को कार्रवाई से रोक दिया जाता था, कानून साजी के हवाले से मुश्किलात होती थी। सो इस ट्रेंड को मेरा ख्याल है अब खत्म होना चाहिए और दोनों जमातें अपनी अपनी ऑपोजिशन में ये चीजें भुगत चुकी हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट में मौजूद ऐसे लोग जो दोनों जमातों में, बड़ी जमातों में क्रेडिबल, डिसेंट और न्यूट्रल समझे जाते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए जो प्रॉपर वर्किंग करे और वो ये तय करे कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत डे टू डे हेयरिंग्स कैसे होंगी और पार्लियामेंट के अंदर ये जितनी भी कार्रवाई है इसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। उसकी वजह ये कि इसका एक बड़ा बैड इंप्रेशन है। ठीक है सना, आज मरवत साहब ने, शेर मरवत ने ये कहा कि मेरी सरजश हुई है, बानी तहरीक इंसाफ ने जो है मेरी सरजश की है कि मैंने जो सऊदी अरब के मुतालिक बयान दिया था। क्या सियासत है कि पहले आप बयान देते हैं फिर पार्टी उससे हटती है पीछे कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, फिर मरवत साहब कहते हैं जी कि नहीं मेरी तो आज अब सरजश हो गई है। तो इस तरह का वतीरा कब तक चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत सोच समझ के किया जाता है और ये तो हर महीने कोई नया लतीफा हम सुनते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में लोग अरबपति से खरबपति हो गए, कभी वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर बड़े मसाइल हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, किसी की चलती नहीं है, कभी वो बामी दस्तो गरेबा हो जाते हैं पार्टी मीटिंग्स में। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तो हर मुलाकात में सरजनिश होती होगी। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट का हवाला देंगे तो इसमें देखिए दो किस्म की राय पाई जाती है लोगों में। तो फिर अडयाला से चल रही है ना ये तो सना, फिर अडयाला से चल रही है। कुछ लोगों की राय ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है, जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ शायद, क्योंकि शेख अफजल मरवत साहब की पर्सनालिटी, उस पर मैं बाद में आती हूँ। गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी इन सेंस कि जो बयान दिलवाना होता है वो मरवत साहब को इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो बयान दे देते हैं, बात भी कन्वे हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि ये तो पार्टी पॉलिसी ही नहीं है। लेकिन मेरी राय उसमें थोड़ी सी उससे डिसएग्री करती हूँ। मेरा दूसरा जो एक हल्का है उस राय से मैं एग्री करती हूँ कि आई थिंक शेख अफजल मरवत साहब की जो उनका जो स्टाइल है बोलने का, वो बहुत सी बातें सोचे समझे बगैर स्टेटमेंट दे देते हैं, या उनको जो लगता है कि बात कहनी चाहिए वो कह देते हैं। वो पार्टी के अंदर के मसाइल के ऊपर भी खुलकर बात करते हैं, वो समटाइम पार्टी से अलग भी हो जाते हैं, वो कह देते हैं जी मैं ये चीज नहीं करूंगा, लेकिन वो जो बात कर रहे होते हैं वो पार्टी के अंदर डिस्कस की जा रही होती है। अब वो सही है या गलत उस डिबेट में मैं नहीं जाती, लेकिन अंदर की खबर वो बाहर लेकर आ जाते हैं जिसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और आई थिंक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उन्होंने बाद में कहा कि ये मेरी जाती राय थी, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पॉलिसी भी नहीं थी ये। लेकिन आई थिंक ये समझना जरूरी है कि चाहे सऊदी अरब का मुतालिक स्टेटमेंट हो, चाहे अमेरिका से मुतालिक स्टेटमेंट हो, चाहे बाजवा साहब से मुतालिक स्टेटमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि आया साइफर के हवाले से, रिजीम चेंज के हवाले से जो असल कैरेक्टर है वो कौन है। तो आई थिंक ये खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, और अभी आने वाले वक्त में जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, ये बहुत से मसाइल ऐसे और कंफ्यूजन ऐसे होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और जो कारकुन है वो उस कंफ्यूजन का शिकार रहेगा कि आया ये मसला शुरू कहां से हुआ था। क्योंकि अगर आपको याद हो, डोनाल्ड लू ने जब अमेरिका में कांग्रेस के सामने बयान दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो उसके ऊपर पीटीआई का एक हल्का ये कह रहा था कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई तो फिर खान साहब के खिलाफ केस क्यों बनाया गया। लेकिन पीटीआई का जो मेजर लीगल हल्का था उसने इस स्टेटमेंट की सपोर्ट नहीं की, सिर्फ बाबर अवान साहब ने ये बात की थी। तो आई थिंक पीटीआई के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं, और शेर अफजल मरवत साहब जो बातें कर रहे होते हैं वो पार्टी के अंदर हो रही होती हैं, इसलिए वो उनको डिस्क्लोज करते हैं। बिल्कुल ठीक है सना, बहुत शुक्रिया आपका। माजिद निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने जो किया है उसका हिसाब होना चाहिए, उसका एहतसाब होना चाहिए। साइफर साजिश केस हो या जो है वो कोई भी केस हो, अगर उन्होंने ये साजिश की है जो साइफर लहराया गया तो उसके किरदारों को सामने आना चाहिए, उसके किरदारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये कौम का भी हक है, ये पाकिस्तान का भी हक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।